तो बफर क्या है, H प्लस आयन कंसनट्रेशन जो है वो अगर इम्बेलेंस होती है अपनी बॉडी के अंदर तो उसको मेंटेन करने के लिए जो अपनी pH है 7.35 से 7.45 उसको मेंटेन करने के लिए जो जो सिस्टम काम कर रहे हैं या जो जो अपने आयन काम कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, बफर हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी बफर, रेस्पिरेटरी बफर क्या है, आपके लंग्स हैं। तो लंग्स क्या कर रहे हैं, आपकी pH को बैलेंस कर रहे हैं। अब इस बफर को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, साथ में आपके लंग्स के साथ में यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी अपन एक साथ में पढ़ेंगे, किस प्रकार आपका लंग्स और हीमोग्लोबिन जो है वो आपके बफर सिस्टम को मेंटेन करेगा, आपकी pH को जो है वो बैलेंस करेगा। जैसे ये आपकी एक सेल है, इसके अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है सेल के अंदर। उससे क्या प्रोडक्शन होगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा। ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या मेटाबॉलिज्म जब होगा तो CO2 का प्रोडक्शन होगा। अब सेल के अंदर CO2 का प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो CO2 की हाई हो जाएगी। जब CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी तो ये जो इंटरस्टिशियल आपका स्पेस है, ये जो आपका इंटरस्टिशियल स्पेस है इसके अंदर ये CO2 डिफ्यूज हो जाएगी। यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, आपकी ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे क्या है, आपका ब्लड है। तो ये जो CO2 है यहाँ पे भी अब कंसंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि ये कंटिन्यूसली सेल जो है वो मेटाबॉलिज्म कर रही है, कंटिन्यूसली CO2 का प्रोडक्शन कर रही है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ जो आपका ब्लड प्लाज्मा है इसके अंदर आपकी CO2 आ गई। अब यहाँ पे भी CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ब्लड के अंदर क्या है, आपकी RBC है। ये क्या है, आपकी एक सेल है RBC। तो सेल ने मेटाबॉलिज्म किया, CO2 का प्रोडक्शन किया, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आई, इंटरस्टिशियल स्पेस से प्लाज्मा में आई और प्लाज्मा से क्या करेगी, ये एंटर करेगी आपकी RBC में। RBC में एंटर करी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। ये वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी और बनाएगी आपका H2CO3। किस एंजाइम की उपस्थिति में बनाएगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में H2CO3 बनाएगी, जो कि क्या है, एक अनस्टेबल एसिड है। अनस्टेबल एसिड है, जो H2CO3 होगा वो अनस्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा, तुरंत टूट जाएगा। और किस में टूटेगा, H++ HCO3 में टूट गया। अब ये जो HCO3 है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है वो प्लाज्मा के अंदर क्या आ रही है, CO2 आ रही है। कहाँ से आ रही है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म से। तो कंटिन्यूसली जब CO2 का प्रोडक्शन होगा तो ये जो H2O के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी और कार्बोनिक एसिड जो है वो वापस अनस्टेबल होने की वजह से वापस जो है वो टूट के क्या बनाएगा, H++ HCO3। यहाँ पे RBC के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये HCO3 जो है वो बाहर आ जाएगा RBC से, किस में आ जाएगा, आपके प्लाज्मा में आ जाएगा। और यहाँ से अब देखो HCO3 यहाँ पे बाहर चला गया, H+ यहाँ पे बच गया। तो H+ किससे जुड़ेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिसने क्या कर रखा है, ऑक्सीजन को बाइंड कर रखा है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन ने क्या कर रखा है, ऑक्सीजन को बाइंड कर रखा है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी O2 को रिलीज़ कर देगा और H+ को बाइंड कर लेगा। अब H+ को यहाँ पे बाइंड कर लिया, O2 को रिलीज़ कर दिया, HCO3 जो है वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है वो सेल की मेंटेन नहीं हो रही। कैसे नहीं हो रही, ये जो एनाइन थे वो कहाँ जा रहे हैं, आपकी सेल से आउट जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा एनाइन जो है वो अंदर एंटर करेगा, कौन सा, क्लोराइड। और इस जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोराइड
शिफ्ट बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आ रहा है। H+ जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो गया, HCO3 जो है आपकी सेल से RBC से आउट होकर प्लाज्मा में चला गया, और प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयन है वो अंदर आ गया आपके RBC में, और इसको अपन बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। तो कुछ CO2 जो है वो वाटर के साथ में मिलके H2CO3 बनाया, H+ और HCO3 में टूटा, जो दोनों का आपने प्रोसेस देख लिया कि आगे इनके साथ में क्या हुआ। लेकिन कुछ CO2 5 से 10% जो CO2 है वो प्लाज्मा के अंदर ही फ्लोट करेगी। 5 से 10% जो यहाँ से CO2 प्रोडक्शन हो रहा है वो आपके प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करेगी। फिर कुछ यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी। यहाँ पे जो पहले हीमोग्लोबिन क्या लेके आ रहा था, ऑक्सीजन को लेके आ रहा था, वो यहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड हो जाएगा, और इसको अपन बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो इसको अपन बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ से जो CO2 का प्रोडक्शन हुआ सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से, वो क्या हुई, इंटरस्टिशियल स्पेस में आई, जिसमें से ज़्यादातर जो CO2 है वो आपकी RBC में एंटर करी। RBC में एंटर करके H2CO3 बनाया, जो कि एक अनस्टेबल एसिड था। तो क्या करा उसने, H+ और HCO3 में टूट गया, HCO3 आपकी सेल से आउट गया, और क्लोराइड आयन जो है वो अंदर आ गया। इसको अपन बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। जो H+ यहाँ से टूटे थे, जो एसिड जो टूटा था, जो H+ यहाँ पे टूटे थे, वो किससे जुड़ गए, हीमोग्लोबिन से जुड़ गए। और इसी तरह अपना जो हीमोग्लोबिन है वो एक बफर का काम करता है। इसने क्या किया, O2 को रिलीज़ किया, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ गया। फिर कुछ CO2 जो है यहाँ पे, ये मान लो 10 से 20% जो है वो CO2 वो हीमोग्लोबिन के साथ में डायरेक्टली बाइंड होके क्या करेगी, आपके ब्लड में सर्कुलेट होगी, और कुछ जो है वो आपकी प्लाज्मा के अंदर फ्लोट कर रही है। तो ये जो टोटल है आपकी CO2 इस प्रकार से आपके ब्लड के अंदर आ गई है, और यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे जाएगी, लंग्स में जाएगी। अब लंग्स में क्या होगा वो देखिए, ये एक ब्लड कैपिलरी है जो अल्टीमेटली कहाँ पे आएगी, लंग्स के अंदर आएगी। और लंग्स के अंदर क्या मौजूद है, एल्वियोलाई मौजूद है। अब एल्वियोलाई के यहाँ पे क्या होगा, ये मान लो एक आपकी एल्वियोलाई है। एल्वियोलाइज के अंदर क्या होगी, कैपिलरीज होगी, और यहाँ पे क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज होगा। अब ये गैस एक्सचेंज कैसे होगा, यहाँ पे जो है वो लंग्स बफर का काम किस प्रकार करेंगे वो अपन देखते हैं। तो ये एक RBC आई है, कहाँ से आई है, आपके बॉडी के डिस्टल पार्ट से आई है। साथ में ये आपका प्लाज्मा भी आया है, पूरा ब्लड कैपिलरी है एक, जिसको अपन जूम करके देख रहे हैं। तो ये आपकी एक RBC है, ये आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट था, कुछ मात्रा में CO2 प्रेजेंट थी, कुछ मात्रा में HCO3 प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कुछ H+ आयन है जो हीमोग्लोबिन ने बाइंड कर रखे हैं, उसके साथ में कुछ CO2 है जो हीमोग्लोबिन ने बाइंड कर रखी है। यही मेन चीज़ें जो है वो आपके लंग्स के अंदर आई है। तो अब क्या होगा, लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो होगा ज़्यादा, जबकि CO2 का कम होगा। अब एक्चुअल में यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 35 से 45 mm ऑफ Hg। अब कौन सी जो CO2 है उसका ये 35 से 45 है। ये जो 5 से 10% प्लाज्मा में घूम रही है ना, इसी का प्रेशर ये 35 से 45 है। इतनी ज़्यादा जो CO2 यहाँ पे बन रही है वो इस प्रेशर पे आपकी लंग्स तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए जो है वो RBC इसको क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है। जबकि ये जो 5% से 10% जो आपकी CO2 है वो इसी प्रेशर के ऊपर आपके क्या पहुँच रही है, लंग्स के अंदर पहुँच रही है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके प्लाज्मा में, CO2 का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, और O2 का प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ से आएगी O2 अंदर और CO2 बाहर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे CO2 का प्रेशर ज़्यादा है। तो ये CO2 कहाँ चली गई, लंग्स में चली गई। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होगा,
CO2 का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ये CO2 जो है वो इधर चली गई, यहाँ से गायब हो गई, यहाँ पे आ गई, ये भी गायब हो गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, O2 आ गई। अब इधर क्या है, CO2 का प्रेशर कम है, RBC के अंदर ज़्यादा है, तो ये जो HbCO2 था वो यहाँ पे क्या कर देगा, CO2 को रिलीज़ कर देगा और ये ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। तो यहाँ पे CO2 जो है वो रिलीज़ हो गई और ये अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाएगी, आपके लंग्स में पहुँच जाएगी। तो जो प्लाज्मा में थी वो भी यूज़ हो गई, जो कार्बामिनोहीमोग्लोबिन था उसकी भी CO2 जो है वो यूज़ हो गई। अब क्या होगा, जिस हीमोग्लोबिन ने H+ को बाइंड कर रखा है वो भी यहाँ पे क्या कर देगा, H+ को रिलीज़ कर देगा और O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन है वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। आपको पता है एक जो हीमोग्लोबिन है वो 4 O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब क्या चीज़ बच गई अपने पास में, H+ बच गए आपकी RBC के अंदर, और जो HCO3 थे जो आपके प्लाज्मा में फ्लोट कर रहे हैं ये वापस एंट्री करेंगे इधर HCO3 के रूप में आपकी RBC में। और जो क्लोराइड आयन यहाँ पे थे, जो क्लोराइड आयन आपके प्लाज्मा के अंदर, ये RBC के अंदर थे, वो कहाँ आ जाएंगे, अब प्लाज्मा में वापस आ जाएंगे और आपका HCO3 अंदर आ जाएगा। जैसे ही ये HCO3 अंदर आएगा, ये जो आपका H+ है इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2CO3। जैसे ही H2CO3 बना, ये वापस अनस्टेबल एसिड जो है वो टूट के उसी एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में H2O+ CO2 बनाएगा। CO2 फिर से ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे आपको डिलीवर हो जाएगी। तो ये है आपका प्रोसेस रेस्पिरेटरी बफर का। लंग्स किस प्रकार से गैस एक्सचेंज करके आपकी CO2 को जो है वो एक्सेल आउट करते हैं। तो ये आपका किस प्रकार से सेल्यूलर जो मेटाबॉलिज्म है उससे जो CO2 आपकी बनी है वो 3 तरह से आपके लंग्स में पहुंच रही है। और भी तरीके 1-2% जो है और भी तरीका है, लेकिन मेन डिटेल यही है कि आपका जो कुछ मात्रा में प्लाज्मा लेके जाएगा, कुछ मात्रा के अंदर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड कर लेगा और कुछ मात्रा में जो है RBC जो है वो डायरेक्टली आपका HbH के रूप में और HCO3 के रूप में आपका प्लाज्मा लेके जाएगा। फिर जब आपके लंग्स में पहुंचा तो वहाँ पे क्या है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, CO2 का पार्शियल प्रेशर आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा है। तो जैसे ही हाई प्रेशर से यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ब्लड जाएगा आपकी एल्विलाई के अंदर, ये कैपिलरीज से CO2 जो है वो लंग्स की ओर जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो आपकी कैपिलरीज में डिलीवर हो जाएगी। इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो भी आई है, पहले प्लाज्मा वाली जो है वो CO2 आ गई, उसके बाद में कार्बामिनोहीमोग्लोबिन है उसकी CO2 आपकी बाहर चली गई, देन उसके बाद में जो लास्ट में हीमोग्लोबिन ने जो H+ बाइंड कर रखे थे वो रिलीज़ हो गए। तो यहाँ पे HCO3 के साथ में रिएक्शन करके इन्होंने क्या कर दिया, CO2 के रूप में अल्टीमेटली ये भी एक्सेल आउट हो गई। तो यहाँ पे लंग्स क्या करेंगे, इसको ये जो CO2 है उसको एक्सेल कर देंगे, आउट कर देंगे बॉडी से और O2 को इन ले लेंगे। तो जितना एसिड आपकी सेल्स ने मेटाबॉलिज्म के द्वारा निकाला था वो सारा लंग्स के द्वारा क्या हो रहा है, बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। तो जितना ज़्यादा इनहेल एक्सेल करेंगे उतनी ज़्यादा CO2 जल्दी जल्दी बाहर निकलेगी। जितना स्लो प्रोसेस होगी उतना ही, क्योंकि सेल तो जो है वो मेटाबॉलिज्म कर रही है कंटिन्यूसली, तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन जो है वो CO2 का बढ़ता जाएगा लेकिन एक्सेलेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन जब डिक्रीज हो जाएगा तो ये प्रोसेस जो है वो पूरी वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो धीमे होते ही क्या होगा, एक्सेल जो है वो CO2 प्रोसेस जो है वो धीमी हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, एसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो लंग्स क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे और ये जो सारी प्रोसेस है इसको कंट्रोल करेंगे। अब ये रेस्पिरेशन कहाँ से कंट्रोल होता है आपको पता होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा के बाद यहाँ से क्या होगा, रेस्पिरेटरी जो सेंटर है उसका कंट्रोल होगा, लंग्स के ऊपर कंट्रोल होगा। तो जैसे ही पीएच के अंदर आपका क्या होगा, इम्बैलेंस होगा,
तो इम्बैलेंस होती ये आपकी जो प्रोसेस है वो या तो स्लो हो जाएगी या बहुत तेज़ हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द पीएच। तो ये आपका क्या है, इसमें मैंने आपको रेस्पिरेटरी बफर बता दिया, उसके साथ में आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बफर भी एक्सप्लेन कर दिया। अब जो अगला बफर आता है वो आपका होता है रीनल बफर। अगला जो बफर है वो है रीनल बफर या किडनी से संबंधित जो बफर है कि किडनी किस प्रकार से आपका एसिड और बेस का बैलेंस करेगी। तो किस प्रकार से करेगी, ये आपका रीनल ट्यूबुलर लुमेन है, ये आपकी ट्यूबुलर सेल है और ये आपका ब्लड है। अब ट्यूबुलर सेल के अंदर क्या है, मान लो एसिडोसिस की स्थिति है, मान लो एसिडोसिस की स्थिति है या CO2 जो है वो बढ़ी हुई है। जब CO2 बढ़ी हुई होगी तो CO2 किससे रिएक्ट करेगी, H2O से करेगी, क्या बनाएगी, H2CO3 बनाएगी। H2CO3 क्या है, अनस्टेबल है, किस में टूटेगा, H+ और HCO3 माइनस में टूटेगा। अब जैसे ही ये HCO3 माइनस में टूटा, ब्लड इसको क्या कर लेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, किडनी के अंदर। अब ये H+ जो है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके रीनल ट्यूबुलर लुमेन के अंदर। कैसे जाएगा, यहाँ से एक सोडियम जो है वो अंदर आएगा और H+ बाहर जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। अब ये जो H+ आपका ल्यूमेन में आया, ये किससे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे भी कुछ मात्रा के अंदर क्या प्रेजेंट है, बाइकार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्ट करेगा, आपको पता है, बनाएगा H2CO3 जो टूटेगा H2O और CO2 के रूप में। H2O क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। CO2 आपकी वापस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर किधर आ जाएगी, आपके ट्यूबुलर सेल में आ जाएगी। यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस होगी, फिर से H2O के साथ में मिलेगी, फिर से क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा और फिर से H+ और HCO3 में टूट जाएगी। तो इस प्रकार किडनी में क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, जबकि H+ आयन का एक्सक्रीशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है और बाइकार्बोनेट का रिटेंशन हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि एसिडोसिस है या फिर एल्केलोसिस है। अब अगर बहुत ज़्यादा एसिडोसिस है, उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे एसिडोसिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये जो प्रोसेस है वो अकेली जो है वो आपका पीएच को बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे आपका अमीनो एसिड है ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन जो है वो आपके ब्लड में है, इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इसका अपटेक इधर कहाँ हो जाएगा, आपकी ट्यूबुलर सेल में हो जाएगा। और यहाँ पे जो ग्लूटामाइन है वो किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनिया क्या है, आपकी गैस है, तो वो क्या करेगी, फास्टली आपके ट्यूबुलर लुमेन में आ जाएगी। अब एक बार इसको अपन पुरानी वाली जो प्रोसेस है उसको अपन हटा देते हैं। यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर H+ बचे हुए हैं, कुछ H+ जो है वो अपन अब एक्सक्रीट आउट करवा चुके हैं। अब ये जो NH3 है, अमोनिया है, ये किससे रिएक्ट करेगी, आपके H+ से रिएक्ट करेगी। अब H+ से रिएक्ट करी तो क्या होगा, NH3 + H+ क्या बनेगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। अमोनियम आयन किससे रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी क्लोराइड प्रेजेंट होगा आपके ट्यूबुलर लुमेन के अंदर।
क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये आपका अमोनियम आयन बफर हो गया कि ये जो H+ आपकी किडनी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये अल्टीमेटली कहाँ पे आ रहे हैं, ट्यूबुलर लूमन में आ रहे हैं, और यहाँ से ग्लूटामाइन जो है वो अपटेक बढ़ के अमोनिया है वो इस H+ को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये आपका हो गया अमोनियम बफर। उसके बाद में अभी भी ये H+ बचे हुए हैं, इनका क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होगा, वो क्या कर लेगा, इस एक्सेसिव जो H+ आयन है उसको बाइंड कर लेगा और ये बनाएगा H2PO4। H2PO4 यहाँ पे आपको पता है ट्यूबुलर जो लूमन होता है उसमें सोडियम भी प्रेजेंट होगा, और सोडियम मिलके क्या बनाएगा, NaH2PO4 बनाएगा, और ये भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा किडनी के द्वारा। इतने जो एसिड है वो एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं किडनी से, इसीलिए जो आपके यूरिन की pH है वो एसिडिक होगी, क्योंकि एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट आपकी किडनी कर रही है। तो इसमें आपका ये आ गया फॉस्फेट बफर भी। तो मैंने आपको रीनल बफर बताया कि किस प्रकार से ट्यूबुलर सेल्स के अंदर जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ती है, H2O के साथ रिएक्शन करके H2CO3 बनाते हैं, जो टूट जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में H+ और CO3- के रूप में। HCO3 जो है वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है pH को बैलेंस करने के लिए, जबकि H+ आयन है वो एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं आपके ट्यूबुलर लूमन में, जहाँ पे क्या होगा, ये कुछ मात्रा में जो HCO3 प्रेजेंट है, कुछ मात्रा में जो HCO3 प्रेजेंट है उससे मिलके H2O + CO2 बनाएगा, जो CO2 वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो H2O है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अभी भी जो ज़्यादा H+ आयन बचे हुए थे वो क्या करेंगे, ग्लूटामाइन अपटेक से जो बनी अमोनिया है, उसका जो अमोनिया है वो कहाँ पे आएगी, आपकी ट्यूबुलर लूमन में आएगी, और वो भी H+ आयन के साथ में मिलके अमोनियम आयन बनाएगी, जो क्लोराइड से मिलके एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। देन उसके बाद में अभी भी जो H+ आयन एक्स्ट्रा बचे हुए थे वो क्या करेंगे, फॉस्फेट आयन से मिलेंगे और HPO4- बनाएंगे, H2PO4- बनाएंगे, जो अल्टीमेटली NaH2PO4 के रूप में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये रीनल बफर, अमोनियम आयन बफर और आपका फॉस्फेट बफर हो गया कि pH को बैलेंस करने में जैसे ही एसिडोसिस की स्थिति होती है या जैसे ही एल्कलोसिस की स्थिति होती है, यही प्रोसेस चलती है, जिससे क्या होगा, ये जो HCO3 का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो और H+ आयन का जो एक्सक्रीशन है वो pH के अनुसार बैलेंस होगा। जैसे ही pH कम होगी, एसिडोसिस होगा, तो ये H+ आयन का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही एल्कलोसिस की कंडीशन होगी, ये एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। देन जैसे ही HCO3 जो है वो एसिडोसिस की स्थिति में क्या होगा, HCO3 रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जबकि एल्कलोसिस की स्थिति में क्या होगा, एसिडोसिस की स्थिति में क्या होगा, ये जो आपका HCO3 है ये रिटेन हो जाएगा, और जबकि एल्कलोसिस की स्थिति में क्या होगा, ये रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, बफर्स पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के बफर, जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो बफर है, ये पढ़ने के बाद में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कौन सा एसिडोसिस हो रहा है, तो किस प्रकार से कंपनसेशन हो रहा है, और कौन सी चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, HCO3 का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, H+ आयन का एक्सक्रीशन हो रहा है, या फिर CO2 का जो है वो ज़्यादा एक्जेलेशन हो रहा है या कम हो रहा है। ये जो आपने दोनों प्रोसेस अगर समझ लिए, तो इसके बाद में आपको एसिड बेस बैलेंस और मेनली जो कंपनसेशन की प्रोसेस है वो आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे शुरुआत करते हैं अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। pH कितनी होती है नॉर्मल, 7.35 से 7.45। एसिडोसिस में क्या होगा, 7.35 से कम हो जाएगी, ये आपको अच्छे से पता है। जैसे ही 7.35 से कम आती है, कंडीशन जाती है एसिडोसिस की ओर। अब रेस्पिरेटरी इंडिकेटर क्या होगा यहाँ पे, CO2। CO2 जो है वो हमेशा आपका रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होता है, इसलिए
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच जो कम हुई है वो किससे कम हुई है, ये CO2 की वजह से हुई है, और CO2 क्या हो गई यहाँ पे बढ़ गई है। तो CO2 का लेवल कितना हो जाएगा, नॉर्मल लेवल कितना होता है 35 से 45 mmHg। ये 35 से 45 नॉर्मल है, यहाँ पे CO2 बढ़ गई है तो कितनी बढ़ गई है, मोर देन 45 mmHg। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है, CO2 लेवल जो है वो आपका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और H+ आयन कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो आपकी pH क्या होती है, कम होती है। ये प्रोसेस है आपकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। अब ये क्यों होगा, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से। मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन की प्रोसेस जितनी तेज़ होगी उतना ही ज़्यादा जो CO2 है वो एक्सेल आउट होगी, जितनी धीमी होगी उतनी ही ज़्यादा CO2 रिटेन होगी। और CO2 क्या है, एक प्रकार का एसिडिक नेचर का है। तो जैसे ही CO2 बढ़ी, एसिडोसिस बढ़ा, pH आपकी कम हो गई, इसको अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हाइपोवेंटिलेशन क्यों होता है, बहुत सारी कंडीशन होती है। COPD की कंडीशन है, गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड है आपका, COPD है, अस्थमा है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, एटेलेक्टिसिस है, ब्रोंकाइटिस है। इन स्थितियों में क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड है, मतलब आपका जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर नहीं है। न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन है, ठीक है। CNS आपका डिप्रेसेंट है, कि ज़्यादा मात्रा में अगर आपने CNS को डिप्रेस कर दिया है तो उससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होते ही रेस्पिरेशन की रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। रेस्पिरेशन रेट जब डिक्रीज होगी तो अपनी बॉडी CO2 का प्रोडक्शन तो उतना ही कर रही है, लेकिन एक्सेलेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। एक्सेल कम हो गया तो एसिडोसिस हो गया, क्योंकि CO2 जो है बॉडी के अंदर बढ़ गई। तो COPD हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, CNS डिप्रेसेंट हो गया। एक्सेसिव मात्रा के अंदर सीडेटिव यूज़ कर लिए हैं, सीडेटिव जो ड्रग्स है एक्सेसिव मात्रा के अंदर यूज़ कर लिए तो भी क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो कम हो जाएगी। तो रेस्पिरेटरी रेट मान लो यहाँ पे 16 थी, 18 थी, अब 10 हो गई है। तो जो वो प्रोसेस मैंने आपको समझाई है जो गैस एक्सचेंज की है वो आपकी स्लो हो जाएगी। स्लो होते ही आपकी CO2 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। CO2 इंक्रीज़ होगी तो आपकी pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। pH कम हो गई तो आपका एसिडोसिस हो गया। कारण क्या है, यहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन है, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो है ट्रीटमेंट ऑफ कोज। कभी भी ABG एनालिसिस के आधार पर जो है वो आपको सिम्टम्स का ट्रीटमेंट नहीं करना है। मेन फोकस है वो आपका ट्रीटमेंट ऑफ कोज पे होता है कि एक्चुअल में कौन सा कारण है। अगर आप फ्रिक्वेंटली या बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर आप एसिडोसिस और एल्केलोसिस की कंडीशन को ट्रीट कर दोगे तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस इम्पेयर हो जाएगा और वो भी तेज़ी से होगा, जिसके कारण अरिदमिया वगैरह डेवलप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में को क्या करना है, कोज का ट्रीटमेंट करना है और वो भी स्लो करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है। कोज क्या है, जैसे आपका गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड है तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, डिपेंड ऑन द कोज। जैसे ब्रोंकोडाइलेटर है, ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। म्यूकोलाइटिक्स हो गए, अगर आपकी कफ बहुत ज़्यादा है तो आपको कफ सप्रेसेंट दे सकते हैं। अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा सक्शन आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सक्शन करना है। देन हाई फॉलर या फॉलर पोजीशन दे सकते हैं, ऑर्थोपनिक पोजीशन दे सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो आपका गैस एक्सचेंज जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे ही गैस एक्सचेंज इम्प्रूव होगा, रेस्पिरेटरी रेट इम्प्रूव होगी, आपकी जो डेप्थ है वो इम्प्रूव होगी, तो उससे क्या होगा, ये गैस एक्सचेंज प्रॉपर हो जाएगा और आपकी जो भी CO2 रिटेन पड़ी है आपकी बॉडी के अंदर वो एक्सेल आउट करने में
हेल्प मिलेगी। तो आपको क्या करना है, कोज का ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। और फिर ARDS जैसी कंडीशन में जिसमें इमीडिएट अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसमें आप क्या करना है, O2 थेरेपी देना है। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं जिनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है जिसमें बहुत सारे कारण की वजह से आपकी pH क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट जो है वो आपकी कम हो रही है। तो ये है आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब मान लो जैसे आपको एक सवाल दिया जाता है जिसमें pH कितनी है, 7.23, PaCO2 लेवल जो है वो 60 आ रहा है, बाइकार्बोनेट NaCO3 का लेवल जो है वो आपका 25 आ रहा है, देन उसके बाद में PaO2 लेवल जो है वो आपका 90 आ रहा है, या मान लो 80 आ रहा है। क्या स्थिति होगी, pH कम है मतलब एसिडिक है, PaCO2 ज़्यादा है मतलब इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या कर रही है, एसिडोसिस कर रही है मतलब रेस्पिरेटरी है। मेटाबॉलिक बाइकार्बोनेट जो है वो 22 से 26 होता है, नॉर्मल है। PaO2 थोड़ी सी डिक्रीज है लेकिन नॉर्मल है, तो PaO2 का ज़्यादा यहाँ पे रोल नहीं होगा। वैसे भी ये जो है वो एक्सप्लेन कर पा रही है कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। अब एक दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन अपन पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के बारे में। एल्केलोसिस नॉर्मल pH कितनी है आपकी, 7.35 से 7.45। एल्केलोसिस में क्या होगा, मोर देन 7.45। रेस्पिरेटरी है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। हाइपर वेंटिलेशन रेस्पिरेटरी में कैसे हो रहा है, pH आपकी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने एसिड को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है आपने एसिड का, H+ आयन जो है वो लूज हो गए हैं। कैसे हुआ है, रेस्पिरेशन के द्वारा, किस रूप में, CO2 एक्सेलेशन के रूप में। CO2 क्या कर दिया आपने, एक्सेल कर दिया। क्यों कर दिया, हाइपर वेंटिलेशन, आपकी रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ गई है, डेप्थ जो है वो बढ़ गई है। इससे क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है। हाइपर वेंटिलेशन होगा तो वो जो प्रोसेस हो रही थी आपकी वो अब बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, जो CO2 एक्सेलेशन की थी। अब CO2 जैसे ही एक्सेल हो गई, इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है 35 से 45, वो अब क्या हो जाएगी, लेस देन 35 हो जाएगी। जैसे ही CO2 का लेवल कम हुआ, बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा डिक्रीज हुई, मतलब बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई। बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो मतलब हो गया आपका एल्केलोसिस। कारण क्या है इसका, आपका रेस्पिरेटरी कारण है, हाइपर वेंटिलेशन। कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो हाइपर वेंटिलेशन करते हैं, आपका फीवर हो गया, पेशेंट को फीवर है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाएगा, हाइपर वेंटिलेशन करवाएगा। देन पेशेंट को पेन है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, ऐसी स्थितियाँ क्या करती है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती है। देन प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में क्या होगा, O2 जो है वो 15 से 20% डिमांड बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा O2 इनहेलेशन करेगा तो क्या होगा, CO2 का एक्सेल कर देगी। CO2 एक्सेल हुई तो क्या होगा, आपका एल्केलोसिस हो गया। देन अगर हाई एल्टीट्यूड पे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो पेशेंट क्या करेगा, हाइपर वेंटिलेट करेगा, या जो भी पर्सन है वो हाइपर वेंटिलेट करेगा ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, जिससे क्या होगा, CO2 का एक्सेल कर देगा। CO2 जैसे ही एक्सेल हुई आपकी बॉडी में क्या होगा, CO2 की मात्रा कम हो गई, एसिड आपने लूज़ कर दिया, बेस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, बन गया आपका एल्केलोसिस, pH आपकी बढ़ गई। और कौन सा कारण था वो, रेस्पिरेटरी था, क्योंकि यहाँ पे हाइपर वेंटिलेशन की वजह से आपने क्या किया है, एसिड को लूज़ कर दिया, बेस आपका बढ़ गया। अब आप क्या करोगे, ये स्थितियाँ पहले कोज को ट्रीट करोगे। अगर पेशेंट को फीवर है, फीवर का मैनेजमेंट करोगे, पेन का मैनेजमेंट करोगे, एंग्जाइटी के लिए काउंसलिंग करोगे। देन इसमें क्या करोगे, फिर आगे क्या करोगे, आपको ये जो हाइपर वेंटिलेशन है इसको कम करना है। तो हाइपर वेंटिलेशन कम कैसे करोगे, आपको ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज जो है वो
पेशेंट को बतानी है कि पेशेंट को जो ब्रीथ है उसको कुछ समय के लिए होल्ड करना है, देन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करना है, या फिर पेशेंट को देना है अपने को पेपर बैग। इससे क्या होगा, जो CO2 एक्सेल कर रहा है उसी में से जो कुछ अमाउंट है वो वापस इनहेल कर लेगा, तो जो CO2 एक्सेस में लॉस हो रही है वो ज़्यादा लॉस नहीं होगी। तो ये है आपका रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। पीएच क्या क्या है यहाँ पे, एल्केलोसिस साइड की जा रही है, एल्केलाई बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है क्योंकि एसिड आपने लूज़ कर दिया, CO2 को बाहर निकाल दिया, हाइपर वेंटिलेट कर करके बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस ले करके CO2 को एक्सेल कर दिया, CO2 एक्सेल कर दिया, एसिड लूज़ कर दिया, बेस बढ़ गया तो बन गया एल्केलोसिस। अब ये किस प्रकार बढ़ा, हाइपर वेंटिलेट क्यों करा, फीवर आ गया पेशेंट को, पेन हो गया, एंग्जाइटी बढ़ गई, पेशेंट हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है तो ये हाइपर वेंटिलेट करने की कोशिश में एल्केलोसिस में चला गया। इस एल्केलोसिस को कैसे ट्रीट करना है, हाइपर वेंटिलेशन को कम करना है, इन कोज का ट्रीटमेंट करना है, उसके साथ में ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिए, साथ में पेपर बैग जो है वो देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, CO2 जो एक्सेल कर रहा है उसमें से कुछ अमाउंट में आपकी लंग्स के अंदर वापस चली जाएगी और आपकी CO2 है वो कुछ मात्रा में रिटेन होगी, जो क्या करेगी, वापस एसिड बढ़ाएगी, और एसिड बढ़ाते ये जो स्थिति है वो पैदा नहीं होगी, पीएच नॉर्मल में आने की कोशिश करेगी। तो ये है आपका बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी बफर, हीमोग्लोबिन बफर, रीनल बफर आपने पढ़ा, उसके बाद में अमोनियम बफर, उसके बाद में आपका फॉस्फेट बफर, और उसके बाद में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्केलोसिस, इनके कारण और इनका मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनायन गैप, कौन से जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते हैं, किस प्रकार से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होता है, और उसके साथ में इनका कंपनसेशन कैसा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके MCQ कि पीएच आपको दी गई है, आपके PaCO2 लेवल आपको दिया गया है, बाइकार्बोनेट आपको दिया गया है, तो आप किस प्रकार से पीएच का एनालिसिस करोगे, कंपनसेशन हुआ कि नहीं हुआ वो आप देखोगे। उसके साथ में अगर कुछ कारण आ जाते हैं, जैसे आपने एक स्पेसिफिक कारण दे दिया कि ऐसी स्थिति के अंदर क्या होने की संभावना है या कौन सा एसिड बेस बैलेंस होने की संभावना है, वो सारे जो क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।